नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुजा दीक्षित, सीनियर डाइटिशियन, चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, दुबग्गा, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे डाइट एंड मेनोपॉज टॉपिक पे। पहले ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज एक फीमेल की लाइफ में जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे पीरियड जब स्टार्ट होता है तो इसे मेनार्की बोलते हैं, और जब पीरियड बंद होता है इसे मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज 40 से 50 साल के बीच में की उम्र में स्टार्ट हो जाता है आजकल, लेकिन ये फीमेल्स में काफी जल्दी भी देखा जा रहा है, जिसके काफी रीजंस हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी। मेनोपॉज देखिए, क्योंकि एक फेज है लाइफ का, तो इससे हमें घबराना नहीं है और इसको हमें किसी अलग तरीके से नहीं लेना है। जैसे हमने मेनार्की को एम्ब्रेस किया था, वैसे हमें मैच्योरिटी के साथ मेनोपॉज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेनोपॉज के कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? जैसे हमें हॉट फ्लैशेस होंगे, रात को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, मसल मास डिक्रीज कर जाता है, सार्कोपीनिया, उसके अलावा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा भूख लगना हो सकता है, मोटापा हो सकता है, ये कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। और जो जैसे कि पीरियड हम कैसे नोटिस करेंगे कि 2 महीने पीरियड नहीं आया तो क्या ये मेनोपॉज है? नहीं, मेनोपॉज का प्रोसेस साल भर तक धीरे धीरे करके होता है कि पीरियड्स आपके ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ कि 3 महीने पे आए, फिर 6 महीने पे आए, फिर साल में एक बार आए, फिर ग्रेजुअली करके बंद हो जाते हैं। जो मेजर कंसर्न्स हैं हमारे मेनोपॉज में, पहले तो एंजाइटी हो जाती है, गिल्ट होता है, डिप्रेशन होता है, साथ में उसके ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फीमेल्स में, तो बोन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैड फैट बढ़ जाता है बॉडी में, मोटापा बढ़ जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ लोगों को यूरिन इनकंटिनेंस होता है। तो ये काफी सारी एक फीमेल के अंदर एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं कि इसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली हमें इस प्रोसेस को, इस स्टेज को बहुत अच्छे से हैंडल करना है और इसे हमें एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें एक फीमेल इमोशनली मैच्योर होती है, मोस्टली फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, एजुकेशन का, करियर का, तो उस सब को हम यूज करके एक अच्छी लाइफ आगे हम उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहेंगे, जैसे नॉर्मली हम डाइटिशियंस बात करते हैं हमेशा न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस पे तो नॉर्मली हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन मिनरल्स, विटामिन, वाटर, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमको क्या ध्यान देना है? हमें थोड़ा सा डाइट लो इन कार्ब्स लेनी है, और वो भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेने हैं जिसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा। तो हमें जैसे मोटा अनाज है, बाजरा है, रागी है, इस पे ध्यान देना है। और फ्राइड फॉर्म में हमको कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, चाहे वो पूड़ी हो, पराठा हो, या आलू है जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं, गुइयां हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं। इन सब चीजों को हमें कम करना है डाइट में और अच्छा फाइबर लेना है। मोटे अनाज में जैसे मैंने बोला कि हमें फाइबर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो वो अनाज से तो हमको मिल ही रहे हैं। प्लस हमें दालों में भी ध्यान देना है कि हमें छिलके वाली दालें यूज करनी है। फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित मूंग, चना, इन सब पे भी हमें विशेष ध्यान देना है। और फाइबर्स भी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक फाइबर जो हमें दिखते हैं, मोटे होते हैं, जैसे छिलका है, उसके अलावा सब गोल है, भूसी वगैरह आदि आती हैं, और एक जो गोंद हम लड्डू वगैरह में यूज करते हैं, वो भी एक तरह का इंसॉल्युबल फाइबर होता है, जिसका काफी अच्छा रोल है हमारे बॉडी में प्रोटीन्स के मेंटेनेंस। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि फीमेल्स को उस टाइम पे लगभग 1.1 टू 1.2 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट तो लेना ही लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं कि अंडा ले लिया, लेकिन अंडे में भी कोशिश करें कि अंडे का सफेद हिस्सा लें। लीन मीट लें, व्हाइट मीट, मतलब जैसे चिकन है, फिश है, वो ज्यादा लेना है। मटन या फैट रिच जो हमारा नॉन वेज है, चाहे वो व्हाइट मीट की प्रेपरेशन ही थोड़ा हो कि ज्यादा हमने फैट यूज कर लिया, बटर यूज कर लिया, या फिर हमने ड्राई फ्रूट्स यूज कर लिए, वो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना है कि ग्रिल्ड या बॉइल्ड फॉर्म में या सौतेड फॉर्म में ही हम चिकन, फिश, ये सब चीजें लें। उसके अलावा अगर हम वेजिटेरियन हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, जिसमें हमें ये ध्यान देना है कि प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं, जैसे दाल है, सोयाबीन है, जिसमें है तो मीट के इक्विवेलेंट प्रोटीन, लेकिन क्योंकि जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और नॉन वेजिटेरियन की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है प्रोटीन्स की। तो वेजिटेरियन लोगों को ध्यान देना है कि हम वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन तो ले ही लें,
लेकिन साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि उसका जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में अच्छे से लगेगा। उसमें भी हमें ध्यान देना है कि जो मिल्क है वो टोन मिल्क हो, लो फैट मिल्क हो, जिसमें फैट का अमाउंट कम हो, चाहे वो स्किम मिल्क हो, चाहे वो टोन मिल्क हो, चाहे वो होल मिल्क हो। तीनों में अमाउंट ऑफ प्रोटीन सेम रहता है। जो कम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है और फैट का अमाउंट होता है। इसलिए मन में ये बिल्कुल दुविधा नहीं लानी है कि अगर हम टोन मिल्क या स्किम मिल्क ले रहे हैं तो किसी तरह से हम अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट स्किम मिल्क बेटर है कंपैरिजन में। और अगर हमको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ानी है अपने स्किम मिल्क की, तो जो स्किम मिल्क पाउडर होता है, आपने खीर बनाई उसमें 1 चम्मच स्किम मिल्क पाउडर डाल दिया, तो प्रोटीन कंटेंट उस तरह से हम एनहांस कर सकते हैं उसका। फैट्स में हमको ये ध्यान देना है कि जो फैट सैचुरेटेड है, जो कोलेस्ट्रॉल रिच है, जैसे कि डालडा है, थोड़ा घी है, मेयोनीज है, इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करके हमें थोड़ा सा स्विच करना चाहिए हेल्दियर फैट ऑप्शन पे। हेल्दी फैट में क्या आता है, जैसे आजकल ऑयल सीड्स ज़्यादा फैशन में है और ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो बेहतर होगा कि हम जैसे पंपकिन सीड है, उसके अलावा फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, सेसमे तिल, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें और इनसे बेस्ड ऑयल यूज करें और ऑयल का अमाउंट थोड़ा कम रखें। मैं ये नहीं कह रही कि घी बुरा है, कंट्रोल्ड अमाउंट में लेंगे तो घी भी अच्छा है, लेकिन ओल्ड एज में क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और डाइट उतनी अच्छी रहती नहीं है, तो बेहतर होगा कि फैट को हम थोड़ा कट डाउन करें और हेल्दी फैट्स लें। थोड़ा सा ना हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि बॉडी में हमारे जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनमें बड़ा अच्छा रोल होता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए में बस आपको इतना ध्यान देना है, जितना भी येलो, ऑरेंज, रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैरेट है, पम्पकिन है, पोमेग्रेनेट है, इन सब में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो हमें इन सबको खाने में बढ़ाना है। विटामिन सी का इंटेक हमें बहुत अच्छा लेना है, क्योंकि विटामिन सी जैसे कि हॉट फ्लैशेस काफी कॉमन है मेनोपॉजल फीमेल्स पे, वो उसको प्रिवेंट करता है। साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे कि एज होती जाती है तो इम्यूनिटी भी काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन विटामिन सी रिच कौन से फूड आइटम्स हैं, जैसे नॉर्मली ये सबको पता है कि नींबू में बहुत सारा विटामिन सी है, आंवला, गूसबेरी जैसे उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नींबू है, आंवला है, इसको हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हमें उन सोर्सेस पे ध्यान देना है जो कि हम ज्यादा खा के अपना डेली रिक्वायरमेंट मीट आउट कर जाए। जैसे कि अमरूद में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। हम एक नींबू नहीं खा सकते हैं, लेकिन 2-4 अमरूद हम बैठ के काट के आराम से खा सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना है। चटनियां बना के रखिए, जैसे इमली की चटनी है, आंवले की चटनी है, मुरब्बा है, ये सब चीजें थोड़ा विटामिन सी के इंटेक को बढ़ा देती हैं। और जैसे अपने लिए पानी का आपने एक बॉटल भर के रखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के रख दिया, थोड़े पेपर लीव्स डाल दिए, थोड़ा कोरिएंडर डाल दिया, तो उससे क्या होगा, अगर किसी तरह से वाटर रिटेंशन है बॉडी से वो थोड़ी सी हटेगी। साथ के साथ हमें विटामिन सी भी मिलता रहेगा। और चटनियां हर बार हम लंच, डिनर सबके साथ 1-1 टीस्पून ले सकते हैं, जो कि हमारा विटामिन सी बढ़ाने में मदद कर सकती है। प्लस जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग वगैरह हैं, इनमें भी विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर खाने में हम हरी पत्तेदार सब्जियां ले रहे हैं तो भी हमारा विटामिन सी की रिक्वायरमेंट मीट आउट हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन डी पे। उसकी जरूरत भी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि ऑस्टियोपोरोसिस काफी हो जाता है मेनोपॉजल फीमेल्स को। तो कैल्शियम तो हमको देखिए जैसे दूध से मिल गया, विटामिन डी भी हमें थोड़े अमाउंट में दूध से मिलता है, प्लस अंडे में विटामिन डी मौजूद है, प्लस ये जो हमारा सीड्स हैं उसके अंदर भी विटामिन डी मौजूद है। प्लस उसके अलावा धूप में बैठ सकते हैं। सुबह की जब सूरज निकल रहा है उस टाइम के धूप में हम बैठेंगे तो हम विटामिन डी ले सकते हैं। प्लस जब शाम को ढलती हुई धूप होती है तब के वक्त में हम विटामिन डी सूरज से ले सकते हैं। जैसे कि हमें ये भी पता है कि ओल्ड एज के साथ साथ हमारे आई साइट भी वीक होने लग जाती है। मेनोपॉज हुआ तो स्किन बहुत ड्राई, रिंकल्स वो आने लग जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विटामिन ई हमको कहाँ से मिलेगा? विटामिन ई हमें फिशेस से मिल जाएगा। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आमंड्स हैं, पिस्ताशियोज हैं, उसमें विटामिन ई हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। विटामिन ई हेल्प करता है मस्कुलर डिजेनरेशन को भी थोड़ा सा स्लो डाउन करने में। तो इसलिए हमारे लिए विटामिन ई भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेनोपॉज के दौरान। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान, और हमेशा भी एक फीमेल के लाइफ में कैल्शियम का काफी अहम रोल होता है। तो उस टाइम में हमको ध्यान देना है जो कैल्शियम रिच चीजें हैं जैसे साग है, दूध, दही, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स
फ्रूट्स हैं, इनका इंटेक हमें बढ़ाना है। और जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि विटामिन डी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में, उसके लिए हमें विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। जब दोनों चीजें हम लेंगे बराबर अमाउंट में, कैल्शियम और विटामिन डी जितना रिकमेंडेड है, तब दोनों कॉम्प्लेक्स बना के फिर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा। इसलिए हमें जरूरी है हम कैल्शियम का इंटेक मिल्क वगैरह के फॉर्म में लें, प्लस सीड्स वगैरह लें। चाहे तो जैसे मिल्क बादाम वगैरह बनता है वैसे शेक्स बना के ले लें, वो थोड़ा ईजी भी हो जाएगा, टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, वो हम खाने में इंक्लूड करेंगे। और साग वगैरह जैसे पालक पनीर है, पनीर में भी हमारे कैल्शियम है और विटामिन डी है, और पालक में भी हमारे आयरन कैल्शियम है। तो ये अगर हम कॉम्बिनेशंस बना के लें रादर दैन कि अलग से पनीर खा लिया या पालक की सब्जी, वो बेहतर रहेगा। या फिर पालक की सब्जी बनाई जिसमें व्हाइट तिल, उसके सीड्स हमने डाल लिए, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो जाएगा और थोड़ा पैलेटेबल भी हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत अहम रोल करता है बीपी मेंटेनेंस में, ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक बैलेंस्ड अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम लेना है। नमक हमें कोशिश करनी है थोड़ा सा कट डाउन करें, खाने में नमक नॉर्मल ले, लेकिन नमक में जो रिच चीजें हैं जैसे अचार, पापड़, चटनी, जितना पैकेज खाना है, पैकेज सूप है, पैकेज मीट्स है, इन सब में सोडियम बहुत ज्यादा होता है। तो खाने में तो नॉर्मल लें, लेकिन जैसे सॉल्टेड नट्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें जितनी भी चीजें आप खाएं उनका अगर बाहर से खरीद के ला रहे हैं तो लेबल रीड करने की हैबिट डालें। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना उसमें सॉल्ट है, कितना उसमें फैट है, कितना फाइबर है, कितनी अच्छी चीजें हैं, कितनी बुरी चीजें हैं, और उस हिसाब से परचेजिंग करें। उसके अलावा सोडियम रिच चीजें जैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम मट्ठा ले रहे हैं तो वो बिना सॉल्ट का लें और अपने हिसाब से हल्का नमक डाल के ले लें। बाकी चिप्स वगैरह की जगह हेल्दी ईटिंग ऑप्शन है स्नैकिंग में, जैसे मखाने खा लिए, उबले हुए चने, भुने हुए चने, सत्तू, ये बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम का काफी रोल होता है सोडियम लेवल्स को कम करने में, तो इसलिए हमें पोटेशियम वाली चीजें कौन सी लेनी है। बेसिकली पोटेशियम सारे सागों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, जितनी कच्ची सब्जियां हैं, नारियल पानी, टमाटर, इन सब में पोटेशियम ज्यादा मिलता है। ये सब चीजें लेकिन लेने में आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम हमें ध्यान से ही लेना पड़ेगा। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है कि पोटेशियम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लेते ही रहें। जांचें कराएं अपने ब्लड की, और अगर उसमें पोटेशियम लेवल्स लो है, नॉर्मल है, और आपको रीनल या हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, तब फिर आप हाई पोटेशियम डाइट लेंगे। थोड़ा पोटेशियम रिच चीजें जो होती है उनके साथ एक और फायदा हो जाता है कि उसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ले, लेकिन एक बार टेस्ट कराने के बाद फिर थोड़ा पोटेशियम अपने डाइट में अच्छे रखें और सोडियम को कट डाउन करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम नॉर्मली मिस कर देते हैं वो है वाटर। वाटर भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट ही है जिसके तरफ हम मोस्टली ध्यान देते ही नहीं है। अब पानी से मतलब मेरा ये नहीं कि सिर्फ आप दिन भर पानी ही पीते रहें, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि 2-2.5 लीटर पानी पी लो, 8 ग्लास पानी पी लो, लेकिन प्रैक्टिकली हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें पानी पीना है, टाइम हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करें, आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स आते हैं जिसमें रिमाइंडर्स होती हैं, या फोन में रिमाइंडर लगा ले, नहीं 1 घंटे का तो हर 2 घंटे पे कि हमें 1 ग्लास पानी पीना है। और पानी नहीं पीना है, अगर आपकी इच्छा नहीं है पानी पीने की, तो मट्ठा है, लस्सी है, जूसेस हैं, कोकोनट वाटर है, मिंट वाटर है, शिकंजी है, इन सब फॉर्म्स में, सूप्स हैं, इन सब फॉर्म्स में हम वाटर का इंटेक कर सकते हैं। बाकी बेस्ट तो ये होगा कि एक बॉटल 1 लीटर की लेके रखे, उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा सा पेपर लीव्स है, क्यूकम्बर है, सिनेमन स्टिक है, ये सब चीजें डाल के रखिए उसको। इससे ये फायदा होगा कि थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी में चले जाएंगे। और एक चीज और ध्यान देनी है कि एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेनी। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब क्या है, शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, वो टोटली एम्प्टी कैलोरीज है कि उसमें सिर्फ आपके जो सोडा वाटर है प्लस चीनी है। तो वो एम्प्टी कैलोरीज लेके वेट और फैट बढ़ाने से अच्छा है कि हम कुछ हेल्दी ड्रिंक्स लें। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जैसे मिल्क शेक ले लिया, मट्ठा, लस्सी, कोकोनट वाटर, ये एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको आइस टी पीनी है तो उसके ऑपोजिट मैं सपोर्ट करूंगी कि आप कोल्ड कॉफी ले, कम से कम उसमें मिल्क और उसके साथ का प्रोटीन आपके बॉडी में चला जाएगा। और अब लास्ट में बस मैं इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी। मोटा मोटा आपको जो चीजें ध्यान देनी पॉइंट्स, पहला, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें एजिंग को ग्रेसफुली एम्ब्रेस करना है। नेक्स्ट, हमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ध्यान देना है, हड्डियां मजबूत करनी है, उसका खान पान अच्छा करना है। उसके अलावा बीपी बहुत अच्छा हमें मेंटेन करके रखना है। आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए खान पान अच्छा करना है।
और उसके अलावा एंजाइटी से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा चाय, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना है। वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। वाटर, लिक्विड्स, किसी भी फॉर्म में वाटर एक्सेप्ट कैफिनेटेड ड्रिंक्स और एम्प्टी कैलोरीज, आपको वाटर का इंटेक अच्छा रखना है। उसके अलावा फाइबर्स लेने हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो पाए, बावल मूवमेंट्स आपके अच्छे रहें। आयरन रिच चीज़ें, कैल्शियम रिच चीज़ें, मैग्नीशियम रिच चीज़ें, और हाँ, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसके लिए प्रोटीन, बायोटिन और जिंक युक्त चीज़ें, इन सब पे हमको विशेष ध्यान देना है। थैंक यू।